माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे ना तो आप लाइफ में कभी नहीं सक्सेस हो पाओगे। ठीक है, इसलिए मेहनत करो। क्लास 10 में आ चुके हो, बोर्ड एग्जाम आप लोग देने वाले हो, तो अब मेहनत करो। ठीक है, खूब मेहनत करो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10 हमारा साइंस है ना, उसका अध्याय नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। NCERT बुक का है। और इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 जो है वो पढ़ा रखा है, नहीं देखा है तो आप जाओ, प्लेलिस्ट भी लगा दिया है, वहां से पढ़ सकते हो, या फिर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल क्लियर कर लो। जब आप चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल क्लियर करोगे ना, तभी आपको चैप्टर 2 समझ में आएगा। क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको ये बताया है समीकरण कैसे बनाया जाता है, बैलेंस कैसे किया जाता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आपको यहां वो काम आने वाला है। ठीक है, तो अम्ल, क्षार एवं लवण पूरा अध्याय एक ही वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ये 1 शॉट क्लास है, मतलब 1 शॉट एक वीडियो में आपका ये जो चैप्टर है ना, ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी में आपका जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लॉन्ग शॉर्ट हर एक चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाने वाला हूं बहुत अच्छे से। देखो, हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि जो अम्ल होता है वो क्या होता है, क्षार और लवण। देखो, चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही समझना पड़ेगा जो अम्ल होता है वो क्या होता है। यानी कि जो अम्ल होता है यानी कि एसिड, अम्ल क्या होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग क्लास 8 में या 5 में पढ़ा होगा कि अम्ल क्या होता है। अब आपको याद ना हो तो आपकी गलती है। ठीक है, क्योंकि आपने अगर मेहनत किया होगा तो याद होगा। देखो, अम्ल का मतलब यही होता है जिसका स्वाद खट्टा हो। आप कहोगे सर इमली का स्वाद खट्टा है तो क्या इसमें अम्ल है? 100% अम्ल है। ठीक है, आप कहोगे सर आम का भी तो स्वाद खट्टा होता है, इसमें अम्ल है? अम्ल उसमें भी है। ठीक है, तो जिसका स्वाद खट्टा हो उसमें अम्ल जरूर होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा पहले क्या होता है अम्ल। देखो, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। याद रखना कि जिसका स्वाद खट्टा हो वो तो अम्ल होता ही है, लेकिन अम्ल जो होता है वो नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ध्यान रखना कि अम्ल के पीछे क्या है, ला, और ला से क्या होता है, लाल। तो याद रखना कि अम्ल के पीछे ला है तो ये लाल कर देगा, मतलब मार के लाल कर देगा। ठीक है, इनसे भैया टक्कर मत लेना, बहुत मारते हैं, लाल लाल कर देते हैं। तो याद रखना कि ये नीलों को क्या करेगा, लाल कर देगा। अम्ल क्या करता है, नीले को लाल कर देता है। अगर आप नीला पैंट पहने हो ना तो ये मार मार के लाल कर देंगे। ठीक है, तो अम्ल भैया खतरनाक भी होता है। आपने देखा होगा कि एसिड को कहीं भी डाल दो ना, हाथ वगैरह या कहीं भी, तो वो क्या होता है, मतलब पूरा गला देता है। ठीक है, आपका चेहरा बर्बाद कर देगा, कहीं भी डाल दो खराब कर देगा। लेकिन एक बात बताएं, एक फैक्ट बताएं कि आपके अंदर अम्ल पाया जाता है। आप कहोगे सर ये क्यों नहीं गलता है, ये भी इसलिए नहीं गलता क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक झिल्ली होता है जिसे श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो अम्ल हो गया भाई, ये सब अम्ल है। देखो ये सब अम्ल है। ठीक है, तो ये सब अम्ल ही हैं। मैं अभी आपको आगे एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा। तो याद रखना कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, इनका स्वाद खट्टा होगा, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। और जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं वही अम्ल कहलाता है। अब एक बात और है, इतना तो आपने अम्ल पढ़ा, लेकिन अब भैया हमारे आर्हेनियस चाचा है, आर्हेनियस चाचा ने क्या कहा था, ये आर्हेनियस चाचा ने कहा था कि भैया नहीं, मैं आपको अब अम्ल को दूसरे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, वो पुराना हो चुका है, अब मैं आपको अपने तरीके से समझाऊंगा। तो आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार, आर्हेनियस जी ने क्या कहा था, आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा था कि वे पदार्थ, ठीक है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होना, वियोजित होने का मतलब होता है टूटना। मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब इन्होंने अपना नया तर्क दिया, भाई अगर हम अम्ल को जल में घोलते हैं, मतलब ये हमारा जल है
और इसको, ये जलीय विलयन है, इसमें हम HCl डालें, अम्ल डालें, तो इसमें H+ आयन देगा। क्या देगा? H+ आयन देगा, तो वो हमारा अम्ल होगा। तो उन्होंने यही कहा था कि वे पदार्थ, यहां पा कर देना, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। नोट कर लो, ठीक है, नोट करते रहो, कॉपी पेन आप लेकर बैठो, नोट करते रहो, ठीक है, पढ़ाई के साथ नोट करो, फिर दोबारा क्लास देख लेना, फिर आप समझ लेना, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल में आपको समझाता हूं, एग्जाम्पल देखो, उदाहरण में क्या है, जैसे HCl, इसमें क्या है, हाइड्रोजन है ना, तो यही H+ आयन है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। यहां है CH3COOH, ये है एथेनोइक अम्ल, जिसे हम लोग एसिटिक अम्ल कहते हैं, इसमें भी हाइड्रोजन आयन है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, अम्ल हो गया। H2SO4, ये है H2SO4, जिसे हम लोग कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो ये सब हो गए अम्ल के एग्जाम्पल। HCl है, CH3COOH है, HCl है, ऐसे बहुत सारे हैं, नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है, तो एग्जाम्पल भी नोट कर लो। आर्हेनियस का जो है ये बोर्ड में आता है, बहुत बार आया हुआ है। आर्हेनियस के अनुसार समझाओ अम्ल क्या है, तो ये हो गया आर्हेनियस के अनुसार। अब मैं आपको एक रिएक्शन समझाता हूं, एक रिएक्शन देखो, जो कि है अम्ल, यानी कि ये है एसिड, यहां नीचे लिखा हुआ एसिड, यानी कि HCl। अभी आगे ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, अभी मैं आपको समझा देता हूं। और ये है NaOH, यानी कि बेस, बेस का मतलब होता है क्षार, ठीक है। अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन अभी आगे जब मैं आपको समझाऊंगा तब समझ में आएगा। फिर ये हमारा NaCl बनेगा, यानी कि लवण, ये है सोडियम क्लोराइड, क्या है, Na से सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, यानी कि नमक है, जो आप खाते हो ना टाटा नमक, वही है ये NaCl, ठीक है, नमक। और ये है H2SO4 जल ही जीवन है, जिसे आप दिन भर पीते रहते हो ना, हेल्दी रहने के लिए, पावरफुल बनने के लिए, वही जल है H2O, ठीक है। तो ये नमक है, ये जल है। तो ये हो गया एक रिएक्शन। अगर हम अम्ल का विक्रिया क्षार में कराते हैं तो लवण तथा जल मिलता है, ठीक है। तो यही हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। क्या होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, बोर्ड में आता है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, तो याद रखना, अभी आगे समझाएंगे, लेकिन अभी भी आप समझ लो, अम्ल का अभिक्रिया जब क्षार से कराते हैं तो लवण तथा जल मिलता है, तो लवण बनता है, तो वही हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। सभी स्टूडेंट नोट कर लो फटाफट, ठीक है, फटाफट से नोट कर लो, नोट बनाते रहो, क्योंकि नोट बहुत काम आएगा। शॉर्ट नोट्स भी बनाओ, लॉन्ग नोट्स भी बनाओ, ठीक है, और मेहनत खूब करो, जम के करो, क्योंकि जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग समझते हैं अम्ल के, यानी कि भौतिक गुण के बारे में। अम्ल का भौतिक गुण, देखो याद रखना, भौतिक गुण का मतलब होता है जो आपको दिखाई दे, जो आपको दिखाई दे। जैसे हम हैं, तो हम में क्या दिखाई देता है, क्या दिखाई देता, बताओ, हम क्या हैं, एक टीचर हैं, लंबे हैं, और हम पढ़ाते हैं, तो जो दिखाई दे वही भौतिक गुण, ठीक है। जैसे अब अम्ल में आपको क्या दिखाई देता है, आपने अम्ल को मतलब खाया, मतलब इमली को खाया या कोई भी खट्टी चीज को खाया, तो बताओ, जैसे नींबू को खाया, ठीक है, तो उसमें क्या दिखाई दिया कि ये जो होता है अम्ल, जो होता है, पहला अम्ल जो होता है वो स्वाद में खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है, दिखाई दिया ना। और अगर आप उसको जल में मिलाओगे तो जल में विलीय भी हो जाता है, जल में विलीय हो जाता है, मतलब विलीय का मतलब घुल जाता है, घुलना, ठीक है। तो याद रखना, अगर आप अम्ल को जल में मिलाओगे तो ये घुल जाएगा, ठीक है। ये जो अम्ल है, अगर आप इसको जल में मिलाया, यहां जल में मिलाया, तो ये बिल्कुल से घुल जाएगा, ये अम्ल बिल्कुल से घुल जाएगा, याद रखना, ठीक है, घुल जाएगा। अम्ल जो है वो जल में विलीय है, जल में क्या है, विलीय है, ठीक है। और अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये तो मैंने अभी आपको समझाया। अगर अम्ल को आप, ये लिटमस पत्र है नीले को, अगर आप डालोगे तो ये लाल कर देगा। तो ये भौतिक गुण है जो आपको दिखाई दे। तो आपको क्या पता चला कि अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और अम्ल जो होता है वो जल में विलीय होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अम्ल के बारे में, और अम्ल के ये है भौतिक गुण। क्या है? ये है भौतिक गुण। नोट कर लो, सारे स्टूडेंट नोट करते रहो, ठीक है। मेहनत जितना करोगे उतना जल्दी आप सक्सेस हो जाओगे, जितना आज आप मेहनत करोगे बोर्ड का टॉपर आप ही बनोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भाई भौतिक गुण।
अब आप लोग समझते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में क्या है, अम्ल के रासायनिक गुण। देखो रासायनिक गुण में हम लोग समझेंगे, ध्यान से समझना। रासायनिक गुण में देखो, जैसे पहले हम लोगों ने धातु के साथ अभिक्रिया कराया। धातु, जब अम्ल जो होता है धातु के साथ, यानी कि धातु का मतलब होता है, जैसे हमने यहाँ Fe यानी कि आयरन से अभिक्रिया कराया, ठीक है, Mg से अभिक्रिया कराया। तो देखो जैसे हमने क्या करा, धातु के साथ अभिक्रिया कराया। जो अगर हमने HCl लिया और इसका हमने धातु के साथ अभिक्रिया कराया, तो यहाँ क्या होगा, अम्ल जो है जब धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। देखो अम्ल जो होता है विभिन्न धातुओं, सक्रिय धातुओं, जैसे जिंक है, सोडियम है और मैग्नीशियम है आदि के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस तथा H2 मुक्त करता है। अगर आप अम्ल का मतलब धातु के साथ अभिक्रिया कराते हो, जैसे ये Zn हमारा एक धातु है, Zn से आपने अभिक्रिया कराया, Na से अभिक्रिया कराया और Mg से अभिक्रिया कराया, तो ये क्या करेगा, मतलब आदिश क्रिया के द्वारा क्या करता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। हाइड्रोजन गैस, जैसे यहां मैंने Fe को लिया यानी कि आयरन, Fe आयरन, और फिर हमने क्या किया 2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लिया। यही तो है अम्ल, ये है अम्ल और ये क्या है, ये है धातु, ये है धातु। अब धातु ने अम्ल के साथ क्रिया करा यानी कि Fe जो है HCl के साथ अभिक्रिया करा तो FeCl2 फेरस क्लोराइड बना। क्या बना, फेरस क्लोराइड, और H2 यानी कि हाइड्रोजन ये क्या हुआ, मुक्त हुआ, मुक्त हुआ। ठीक है, अब ऐसे अगर आपने Mg के साथ अभिक्रिया कराया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और H2 मुक्त हो जाएगा। ऐसे आपने क्या किया, Na के साथ अभिक्रिया कराया तो यहाँ Na कर दोगे तो Na और Cl2 यानी कि हमारा यहाँ बनेगा Na यानी कि सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा। तो याद रखना कि ये जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन बाहर निकालता है। नोट कर लो सारे स्टूडेंट, ठीक है, नोट कर लिया ना, समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे से ध्यान से समझो, ठीक है, बहुत ध्यान से। अब आगे हम लोग समझते हैं यहां। अब देखो ये जब धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, ये दूसरा हमारा है, दूसरा वाला, पहले हमने धातु के साथ अभिक्रिया कराया, अब ये जो है धातु ऑक्साइड के साथ। धातु ऑक्साइड का मतलब होता है जैसे हमारा Ca है तो ये ऑक्साइड हो गया, Na है धातु है और Na में वो जोड़ दो, ये ऑक्साइड हो गया, NaO, ठीक है, ये सब ऑक्साइड हो गया, धातु का ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ हमारा CaO हो गया, NaO हो गया, Fe2O3 ये भी हमारा ऑक्साइड ही है, ठीक है, फेरस ऑक्साइड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये धातु जो है धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, अम्ल जो होता है कुछ धातु ऑक्साइडों के साथ क्या करता है, क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। जब हमारा धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल अभिक्रिया करा, ये हमारा क्या है, धातु ऑक्साइड है और ये अम्ल अभिक्रिया करा तो ये लवण यानी कि लवण बनाएगा तथा जल बनाएगा। जैसे मैं आपको एक रिएक्शन समझाता हूँ, उदाहरण देखो, यहाँ CaO है, Ca कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, धातु। देखो कैल्शियम यहाँ क्या है, ये धातु है और ये ऑक्साइड है, ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को आप धातु ऑक्साइड यही है, और ये HCl तो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अम्ल। तो ये जब धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल, धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल अभिक्रिया किया तो यहाँ CaOCl2 बना, CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड, ये है लवण, क्या है, लवण, यहाँ क्या बना, लवण, ठीक है, लवण, और H2O बाहर निकला यानी कि जल जो है वो बाहर निकल गया, ठीक है, जल जो है वो निकल गया। तो ये हमारा हो गया, जब हमारा अम्ल जो है धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनाता है। समझ में आया ना, इसके दो रासायनिक गुण है। पहला आपको यह करना है कि जब अम्ल जो है धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हमारा क्या बनता है, उसका क्लोराइड और हमारा ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। फिर हमारा धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है और तथा हमारा जल बनता है। तो ये हमारा हो गया पूरा जो है अम्ल का डिफिनीशन, अम्ल, ठीक है, आर्हेनियस के अनुसार, फिर भौतिक गुण, रासायनिक गुण। तो ये हो गया पूरा अम्ल के बारे में, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं आगे जो है क्षार के बारे में, क्योंकि अम्ल के बारे में पूरा समझ लिया, अब हम लोग क्षार के बारे में पूरा समझते हैं, ठीक है, क्षार के बारे में अच्छे से समझते हैं। अम्ल के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया, अब क्षार के बारे में समझते हैं। देखो क्षार के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, अगर अम्ल आता है तो, क्योंकि अम्ल का ये उल्टा होता है। देखो वे पदार्थ, ठीक है, जिनका स्वाद तीक्ष्ण या कड़वा होता है,
देखो जो क्षार होता है उसका जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है, मतलब तीक्ष्ण या कड़वा होता है, तथा जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं अम्ल कहलाते हैं। देखो ये जो होता है लाल को क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, और अम्ल क्या करता था, नीला को लाल करता था। ठीक है, तो याद रखना कि जो क्षार होता है वो स्वाद में कड़वा होता है, कड़वा होता है या तीखा होता है हल्का। ठीक है, तो ये क्या होता है, कड़वा होता है, तथा ये जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर, मतलब लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा, लाल को नीला कर देगा। क्षार क्या करेगा, ये लाल को नीला कर देगा। ठीक है, याद रखना, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर लाल को नीला, नीला को लाल, तो इसीलिए मैंने आपको बताया है अम्ल के पीछे क्या है, ला, तो वो नीला को लाल करेगा। अगर वो नीला को लाल करता है तो क्षार जो होता है वो लाल को नीला करेगा। ठीक है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। ठीक है, तो इसका बहुत अच्छा परिभाषा था, बस यही याद रखना है कि ये जो होता है स्वाद में कड़वा होता है तथा ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये कुछ पीएच स्केल हैं, जैसे 4 जो है 4 पीएच स्केल ये नींबू का ये टमाटर का होता है। ठीक है, ये 5, 6, 7 जो होता है वाटर का होता है, ये वर्षा का जल है। तो ऐसे हमारे 14 तक होता है। ठीक है, 0 से लेकर 14 तक, लेकिन जो क्षार का होता है वो 7 से, ठीक है, 7 से लेकर 14 तक होता है। ठीक है, ये सब अंडा है। ठीक है, अभी मैं आपको आगे पीएच स्केल पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा पीएच वैल्यू किसका कितना होता है। ठीक है, जो 7 से लेकर 14 तक होता है ना माय डियर स्टूडेंट, जो यहां देखो, यहां से ये वाला 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये जो होता है ये क्षार की होती है पीएच वैल्यू। हमेशा याद रखना जो क्षार की पीएच वैल्यू होती है वो 7 से लेके 14 तक होता है। ठीक है, और 0 से लेकर 7 तक जो होता है वो अम्ल की पीएच वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हमारा 7 से लेकर 14 तक जो होती है वो क्षार की पीएच वैल्यू होती है। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा पीएच वैल्यू, बहुत अच्छे से जिंदगी भर याद रखोगे। ठीक है, अब देखो आगे हम लोग आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार पढ़ेंगे, क्योंकि आर्हेनियस ने भी क्षार का एक मतलब परिभाषा दिया था, अपना डेफिनेशन दिया था। तो आर्हेनियस जी ने क्या कहा था, वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल मतलब OH आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। देखो ये जो होता है OH आयन देता है, OH माइनस आयन। ठीक है, ये जो देता है OH माइनस आयन, क्षार क्या करता है, दोनों में याद रखना, अम्ल जो होता है अम्ल वो H प्लस आयन देता है, और क्षार जो होता है क्षार वो OH माइनस आयन देता है। ये कंफ्यूज मत होना इसमें। ठीक है, जो आपका क्षार होगा वो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है, क्षार कहलाता है। तो आर्हेनियस जी के अनुसार याद रखना कि जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन दे वो क्षार कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए यहां हमारा है NaOH। ठीक है, NaOH। ठीक है, और फिर हमारा है KOH, NH3OH, NH4OH। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल है NaOH, इसमें क्या है OH, तो ये हमारा क्या हो गया, क्षार हो गया। ठीक है, इसमें भी OH है, इसमें भी OH है, तो ये सब हमारे क्षार हैं, याद रखना। ठीक है, याद रखना, ये हमारे फिगर हैं भाई। ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे होते हैं। अगर हम 3D में देखें तो NaOH ऐसे होता है। ठीक है, जो क्षार होता है ऐसे होता है। ये मैंने आप लोगों के लिए फिगर लगवा दिया है कुछ, ताकि आप लोगों को और बेटर समझ में आए, बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। तो क्षार का आर्हेनियस क्या कहता है, आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार वे यौगिक जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। ठीक है, एग्जांपल NaOH, KOH। ठीक है, और यह हमारा NH4OH। ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और NH4OH क्या है, हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, बस नोट कर लो सारे स्टूडेंट, नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखो हमारा है यहां हमारा क्षार का भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है कि क्षार में क्या क्या है। ठीक है, अभी एक बच्चा कमेंट कर रहा है, सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो क्या करें। भाई अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता ना, देखो सबसे बड़ा क्या होता है ना कि जो आपके मम्मी पापा है ना, कभी अपनी मजबूरी आपको नहीं दिखाया। ठीक है, आपने फीस मांगा, आपके पापा मम्मी कहीं से भी मजदूरी करके कुछ भी करके आपको दे दिए। आपने ड्रेस मांगा, वो कहीं ना कहीं से मजदूरी करके कुछ करके आपको तुरंत दे दिए। ठीक है, वो आपको ये नहीं दिखाया कि हमने इसके लिए कितना मेहनत किया है।
आपने जूता मांगा, वो मेहनत किए, पैसा इकट्ठा किए, आपको दे दिए। साइकिल मांगा स्कूल जाने के लिए, वो मम्मी पापा मेहनत किए और आपको पैसे दे दिए। तो आपको ये नहीं समझ में आया कि हमारे मम्मी पापा ने कितने मेहनत से कमाया है, जो आज हमारा इतना फीस भर रहे हैं, कोचिंग भी लगाए हैं, ठीक है, और इतने सारे पैसे हमारे पीछे खर्चा कर रहे हैं, फिर भी बच्चे कह रहे हैं सर पढ़ाई में मन नहीं लगता। अगर वही मम्मी पापा एक दिन आपको संडे के दिन वहां लेकर चले जाएं जहां वो काम करके आपके लिए पैसे लाते हैं ना, फिर अगले दिन आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। ठीक है, तो गलती आपकी नहीं है, आपको सारी सुविधा मिल रहा है, जो कह रहे हैं वो टाइम पे मिल रहा है, इसीलिए नहीं लग रहा है पढ़ाई में मन। ठीक है, जिस बच्चे ने अपने मम्मी पापा की मजबूरी को देखा है, आंखों के आंसू को देखा है ना, उसका ऐसा हो नहीं सकता कि पढ़ाई में मन ना लगे। तो पढ़ लो, अगर आपको भगवान ने पढ़ने के लायक बनाया है, आपके इतने प्यारे मम्मी पापा दिए हैं कि वो आपको पढ़ा रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू, आई हम्बल रिक्वेस्ट यू कि आप पढ़ लो। ठीक है, पढ़ लो, प्लीज पढ़ लो। तो क्षार का जो भौतिक गुण होता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, वो क्या होता है? देखो, सबसे पहले जो क्षार होता है, ध्यान से समझो, जो क्षार होता है ना, छाल जल में विलेय तथा स्वाद में कड़वा होता है। अगर क्षार को आप जल में डालोगे, अगर आप क्षार को, ये जल है, जल में अगर आपने NaOH को डाला तो ये क्या हो जाएगा? ये विलेय हो जाएगा। ठीक है, तो ये जल में विलेय है। क्या है? ये जल में विलेय है, तथा इसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है। ठीक है, इसका स्वाद कड़वा होता है। और फिर ये भी आपको दिखाई दे रहा है कि ये भैया क्षार जो होता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, अगर हम लाल लिटमस पत्र को क्षार में डालें तो ये नीला कर देगा। ठीक है, और क्षार स्पर्श करने पर साबुन के जैसा चिकना होता है। अगर आप क्षार को छूओगे, ऐसे स्पर्श करोगे, जैसे ये मैंने टच किया, तो ये साबुन के जैसा चिकना दिखाई देगा, चिकना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्षार के 3 भौतिक गुण। और यहां से आप 3 से 4 बना सकते हो। जैसे एक आप लिख सकते हो क्षार जल में विलेय है, दूसरा आप बना सकते हो क्षार का स्वाद कड़वा होता है, फिर क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, और क्षार को अगर आप टच करते हो, स्पर्श करते हो, तो यह साबुन के जैसा चिकना होता है। ठीक है, ये भौतिक गुण नोट कर लो सारे स्टूडेंट, नोट करते रहो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक। आगे क्षार के रासायनिक गुण, अब हम लोग समझेंगे जो क्षार का रासायनिक गुण होता है वो क्या होता है। तो क्षार का जो रासायनिक गुण है, सबसे पहले हम लोग धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे, क्योंकि अम्ल में भी हमने पहले क्या किया था? धातु के साथ अभिक्रिया कराया था। सेम चीज है। ठीक है, और ये सारी अभिक्रियाएं जो हैं ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये अभिक्रियाएं जो हैं आपके बोर्ड में आता है। ठीक है, कि जब धातु जो है क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। ठीक है, या फिर आपको यही दे दिया धातु जो है क्षार के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनेगा? डैश डैश डैश। तो इसलिए मैं आपको ये रिएक्शन वो दे रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धातु के साथ अभिक्रिया, जब धातु जो है क्षार जो होता है धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। देखो, अगर धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, और धातु अगर क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो भी हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकलता है। तो दोनों में बिल्कुल सेम है, कंफ्यूजन कोई सा भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, बिल्कुल सेम। तो जैसे अगर यहां देखो, धातु क्या किया? धातु यहां धातु है, ये क्या है? धातु है। अब ये धातु जो है किससे किया? ये ये क्षार है, ये हमारा धातु है, ये हमारा धातु है, ये क्षार है। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा बेस है, यानी कि क्षार है। अब ये जो क्षार है ये धातु के साथ अभिक्रिया करा तो ये लवण बना, और फिर हाइड्रोजन गैस बाहर निकला। लवण बना तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकला। जडन क्या है? जडन हमारा एक क्या है? जडन हमारा धातु है। अब जडन जो है वो अभिक्रिया करा 2NaOH से सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार से। अब ये क्या किया? जब धातु जो है क्षार से अभिक्रिया किया, NaOH 2 मैंने लगा दिया बैलेंस करने के लिए। ठीक है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है कैसे बैलेंस किया जाता है। तो ये जो धातु है जब क्षार के साथ अभिक्रिया किया तो Na2ZNO बन गया, यानी कि सोडियम जिंकेट, और इसे हम लोग कहते हैं लवण। क्या कहते हैं? लवण। ठीक है, तो सोडियम जिंकेट बन गया और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस बाहर ही निकलेगा, क्योंकि अगर क्षार जो होता है धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। अगर धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो भी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। दोनों सेम है,
कोई सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया धातु के साथ अभिक्रिया। सेकंड रिएक्शन है आधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। ये जो होता है आधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, थोड़ा सा अलग है। आधात्विक ऑक्साइड, जैसे हमारा आधात्विक ऑक्साइड कौन कौन, जैसे क्षारक है, ये क्षारक हमने लिया, ठीक है, इधर क्षारक है, और ये आधातु ऑक्साइड जो है CO2, C क्या है, कार्बन क्या है, आधातु है। अब इसका ऑक्साइड क्या है, आधात्विक ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो लवण तथा जल बनेगा, सेम ही है, मतलब इसमें भी लवण तथा जल बना था, और हमारा अम्ल में भी मैंने ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया था, धातु ऑक्साइड के साथ, तो वो भी हमारा अम्ल तथा यहाँ लवण तथा जल बना था। अब यहाँ हमारा CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और यही है हमारा आधात्विक ऑक्साइड। क्या है, आधात्विक ऑक्साइड, आधातु ऑक्साइड। ये C क्या है, आधातु है, और यहाँ O2 क्या है, ऑक्साइड है। तो इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं आधातु ऑक्साइड या आधात्विक ऑक्साइड। और CaO2 का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस क्या है, बुझा हुआ चूना, जिसे हम लोग कहते हैं क्षार। OH है ना, इसलिए हमारा क्षार हो जाएगा। तो अब ये जब आधात्विक ऑक्साइड जो होता है क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तो CaOCl2 कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और H2O बाहर निकल जाएगा। H2O क्या है, बाहर निकल जाएगा, ये H2O है, ठीक है। और ये सब जो है ये हमारा गैस की अवस्था में है, ये एक्वा यानी कि जलीय, मतलब एक्वा है, जलीय है, ये हमारा है गैस, ये है लिक्विड। ये सब मतलब स्टेट लिखा हुआ है, अवस्था, किस अवस्था में है, ये लिखना जरूरी नहीं है कि आपको लिखना जरूरी है, नहीं, ये सब लिखना जरूरी नहीं है, बस मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो बस यहां आपको समझ में आ गया, जब हमारा आधात्विक ऑक्साइड जो होता है क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो ये लवण तथा जल बनता है। नोट कर लो सारे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये सब नोट कर लिए ना। बस ये हमारा हो गया क्षार के बारे में। अब हम लोग लवण के बारे में समझते हैं, क्योंकि अम्ल क्षार के बारे में हम लोग पूरा समझ लिए। अगर आपको अम्ल और क्षार समझ में आ गया ना माय डियर स्टूडेंट, तो लवण आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि भाई अम्ल क्षार के बाद लवण आता है, तो उन्हीं दोनों को मिलाकर ही हमारा लवण बनता है, ठीक है। उन्हीं दोनों को मिलाकर लवण, जिसे हम लोग कहते हैं साल्ट, यानी कि नमक, यह है साल्ट यानी कि नमक। टाटा का नमक खाया है, टाटा की जगह टेटा पेटा सब आ गया है, उसका लोकल, ठीक है। एक बार मैं क्या किया ना कि मार्केट गया और मम्मी ने कहा नमक ले आना, तो फिर मैं गया, मैंने कहा टाटा का नमक दे दूं। फिर उसने क्या करा ना, उसने मुझे दिया पाटा, PATA, पाटा। मैंने सोचा टाटा ही होगा, मतलब उतना ध्यान थोड़ी दिए। फिर मैंने घर आया तो मम्मी ने कहा ये कौन सा नमक लाए हो, ये तो पाटा है। मैंने कहा यार क्या क्या दिन आ गए। तो मैंने कहा टाटा मतलब थोड़ा मतलब महंगा है ना, तो मैंने कहा मम्मी ये बहुत सस्ता मिला है, लेकिन फिर भी उसका मतलब स्वाद अलग होता है। फिर मैंने वापस गया, फिर दोबारा लाया, ठीक है। तो वही है ये नमक। तो देखो बहुत आसान है, बहुत आसान। क्या है, अम्ल HCl, अम्ल, ठीक है, तथा क्षार NaOH, ये क्या है, क्षार है, क्योंकि ये OH है, OH आयन है, यहाँ H हाइड्रोजन आयन है, ये क्षार है। जब आपस में अभिक्रिया करती हैं तो लवण तथा जल बनता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। मैंने आगे एक रिएक्शन समझाया था, शायद आप लोगों को मैंने बताया था उदासीनीकरण अभिक्रिया, अभी तब मैंने कहा था आगे पढ़ना है, तो वही चीज यहाँ है भाई। जब अम्ल जो होता है और क्षार, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगी तो लवण बनेगा और जल बनेगा, ठीक है। बस यही जो हमारी है, यही अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। लवण बनने की प्रक्रिया जो है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो याद रखना कि अगर हम लोग अम्ल तथा क्षार को जब आपस में मिलाएंगे तो हमें लवण मिलेगा तथा जल मिलेगा। अब देखो जैसे हमारा यहाँ उदाहरण देखो, ये है HCl, ये क्या है, ये है अम्ल, क्या है माय डियर स्टूडेंट, अम्ल, ये है अम्ल, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और NaOH क्या है, ये है क्षार, क्या है, ये है क्षार, जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो अम्ल है HCl है, वो क्षार से अभिक्रिया किया तो ये NaCl बन गया, यानी कि सोडियम क्लोराइड, और जल बाहर निकल गया। ये क्या है, ये लवण है, और ये हमारा जल है। तो लवण और जल मिला, यही जो हमारा होता है वो होता है भाई बहुत आसान है, उदासीनीकरण अभिक्रिया या लवण बनने की प्रक्रिया। इसी को अगर हम यहाँ से देखो, दूसरा जैसे मैंने लिया CaO प्लस H2SO4,
ठीक है। ये हमारा सी वो क्या है, ये हमारा क्षार है, और ये हमारा क्या है, अम्ल है, ठीक है, मतलब H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो यहां हमारा बनेगा CaSO4 प्लस H2O, ये हमारा लवण हो जाएगा, ये हमारा जल निकल जाएगा, ये क्षार हो जाएगा, ये अम्ल हो जाएगा, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो उदासीनीकरण अभिक्रिया में। तो ये हमारा हो गया लवण या उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आप लोगों को अम्ल, क्षार एवं लवण अच्छे से समझ में आ गया ना। तो अब हम लोग देखते हैं अगला। आप लोगों को लवण का टॉपिक समझ में आ गया, यानी कि अम्ल, क्षार एवं लवण तीनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो है सूचक, यानी कि इंडिकेटर। सूचक क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से समझना। देखो सूचक जो होता है, जैसे अम्ल है और क्षार है, ठीक है। सूचक वे पदार्थ हैं, मतलब अम्ल और क्षार के जो सूचक हैं वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग, मतलब अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है। अगर आप अम्ल में डालोगे तो उसका दूसरा रंग होगा, क्षार में डालोगे तो दूसरा रंग होगा। मतलब सूचक के द्वारा हम ये पता कर सकते हैं कि ये क्षार है या अम्ल है, ठीक है, क्षार है या अम्ल है। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए, देखो उदाहरण के लिए मिथाइल ऑरेंज एक नारंगी सूचक का रंजक है। मतलब जो ये मिथाइल ऑरेंज है ये एक सूचक है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज क्या है, एक सूचक है जो कि नारंगी रंग का रंजक होता है। ये जो मिथाइल ऑरेंज एक सूचक है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज जो हमारा है एक सूचक है जो कि किस रंग का होता है, नारंगी रंग का होता है। किस रंग का, नारंगी रंग का, ठीक है। अब ये नारंगी रंग का होता है, लेकिन जब इसी मिथाइल ऑरेंज को एक बूंद अम्लीय विलयन में मिलाई जाती है, जब इसी मिथाइल ऑरेंज में एक बूंद क्या मिलाया जाता है, अम्ल, क्या मिलाया जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अम्ल मिलाया जाता है, ठीक है। अम्लीय विलयन मिलाया जाता है, ठीक है, तब विलयन का रंग लाल हो जाता है। मतलब ये जो नारंगी है, नारंगी से लाल हो गया, कब, जब हम इसमें अम्ल को मिलाए। किसको मिलाया, अम्ल को। तो ये जो सूचक है नारंगी था, जब हमने इसमें अम्ल को एक ही बूंद मिलाया तो ये लाल हो गया, मतलब इसका रंग अलग हो गया। लेकिन अब ये एक और ट्विस्ट है कि ये लाल हो गया, लेकिन जैसे क्षारीय विलयन में मिलाया तो इसका रंग पीला हो गया। लेकिन अगर आप क्षारीय विलयन का एक बूंद डालोगे तो वो नारंगी हो जाए, नारंगी से हमारा पीला हो जाएगा। किस रंग का हो जाएगा, पीला। तो बताओ मिथाइल ऑरेंज हमारा एक सूचक है, ठीक है, सूचक है। अब देखो अगर आपने मिथाइल ऑरेंज में एक बूंद क्या मिलाया, अम्ल मिलाया, अम्ल मिलाया तो ये कौन सा रंग हो गया, ये लाल रंग हो गया, लाल हो गया। अगर आपने क्षार मिलाया तो पीला रंग हो गया। तो बताओ कि ये जो है अम्ल में इसका रंग अलग है, क्षार में इसका रंग अलग है। तो वही तो कहा है कि अम्ल तथा क्षार में सूचक वे पदार्थ है जिनका रंग जो अम्लीय विलयन में अलग और क्षारीय विलयन में अलग होता है। जैसे मैंने एक मिथाइल ऑरेंज एक हमारा सूचक है जो कि मैंने एक एग्जांपल लिया है, उसको मैंने अम्लीय विलयन में डाला तो वो नारंगी था, तो नारंगी से लाल हो गया। क्षारीय विलयन में डाला तो नारंगी से पीला हो गया, पीला, ठीक है। अब मैं आपको एक उसके द्वारा समझाता हूं। जैसे हमारा ये मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज एक सूचक है यानी कि इंडिकेटर है। अब सूचक है, इसमें मैंने क्या मिलाया, एक बूंद अम्ल मिलाया, एक बूंद क्या मिलाया, अम्ल मिलाया, तो इसका रंग कैसा हो गया, इसका रंग हमारा लाल हो गया, ठीक है। मैंने अम्ल को मिलाया तो इसका रंग लाल हो गया। अब इसी मिथाइल ऑरेंज में ये पहले किस रंग का था, नारंगी। ये जो मिथाइल ऑरेंज होता है ये नारंगी रंग का होता है, तो नारंगी से लाल हो गया जब मैंने अम्ल को मिलाया। और जैसे इसी मिथाइल ऑरेंज में क्षार को मिलाया तो ये पीला हो गया। मतलब अम्ल में लाल और क्षार में पीला, यानी कि अम्ल में दूसरा रंग और क्षार में दूसरा रंग। अगर आपको ये पता करना है कि हमारा ये अम्ल है कि क्षार, तो नारंगी मिथाइल ऑरेंज को आप उसमें मिलाओ, अगर ये पीला हो जाए तो वो क्षार है, अगर लाल हो जाए तो अम्ल है, बस हो गया। तो नोट कर लो सारे स्टूडेंट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नोट कर लिए ना, मजा आया ना पढ़ने में, मजा आएगा, बस खूब अच्छे से पढ़ाई करो मेरे दोस्त, ठीक है, मेहनत करो, खूब मेहनत करो। अगला आ जाओ, एक आता है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन क्या है, जैसे हमारा सूचक था वैसे उसमें मिथाइल ऑरेंज मैंने लिया था, एक दूसरा फिनोफ्थलीन देखो, ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल है फिनोफ्थलीन का। जैसे हमारा मिथाइल ऑरेंज था वैसे फिनोफ्थलीन है। क्या है कि फिनोफ्थलीन भी एक रंगहीन पदार्थ है,
ये भी एक रंगहीन पदार्थ है। जैसा सूचक था ना, सूचक में मैंने एक मिथाइल ऑरेंज ये वाला एग्जांपल लिया था, ये मिथाइल ऑरेंज, वैसे ही एक हमारा फिनोल्फ्थलीन है जो कि एक रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। जैसे पानी होता है ना, वैसे ये रंग कुछ नहीं होता, मतलब कुछ नहीं, इसका कोई रंग नहीं होता है। लेकिन अगर अम्लीय विलयन में यह रंगहीन रहता है, अम्लीय विलयन आप डालोगे तो ये जैसा था वैसा ही रहेगा, रंगहीन। जबकि फिनोल्फ्थलीन की एक बूंद क्षारीय विलयन में मिलाने पर इसका रंग लाल हो जाता है। बताओ, अम्लीय विलयन में रंगहीन था तो रंगहीन ही रहा, लेकिन जैसे मैंने क्षारीय विलयन मिलाया इसका रंग कैसा हो गया, लाल हो गया। तो याद रखना, अगर फिनोल्फ्थलीन है वो रंगहीन होता है, अम्ल में मिलाओगे तो वो रंगहीन रहेगा, क्षार में मिलाओगे तो उसका रंग लाल हो जाएगा। ये बात याद रखना। जैसा मैंने यहां लिया फिनोल्फ्थलीन, ये भी एक कंडक्टर है, सूचक है, तो इसमें मैंने अम्लीय विलयन मिलाया। अम्लीय विलयन मिलाने पर इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज, नो कलर चेंज, कोई भी चेंज नहीं हुआ, मतलब रंगहीन हो गया। जैसा था वैसा ही है, पहले भी रंगहीन था और अब भी रंगहीन ही है। ठीक है, जैसा मैंने फिनोल्फ्थलीन को क्या मिलाया, क्षारीय विलयन का एक बूंद मिलाया, इसका रंग लाल हो गया, मतलब कलर क्या हुआ, चेंज हो गया। तो याद रखना, फिनोल्फ्थलीन में अगर आप अम्ल मिलाओगे, फिनोल्फ्थलीन में अगर आप एसिड मिलाओगे तो उसका रंग में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप यहां क्षार मिलाओगे तो उसका रंग लाल हो जाएगा। ठीक है, फिनोल्फ्थलीन और ये जो हमारा मिथाइल ऑरेंज दोनों समझ में आ गया। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये फॉर्मूला है एक प्रकार से, ये जो है ये एक प्रकार से फॉर्मूला है, मेन यही है, पूरा डिफिनेशन यहीं से बनेगा कि भाई फिनोल्फ्थलीन में अम्लीय विलयन मिलाओगे रंगहीन हो जाएगा और फिनोल्फ्थलीन में क्षारीय विलयन मिलाओगे लाल हो जाएगा। ऐसे हमारा मिथाइल ऑरेंज में भी यही है कि फिर अगर आप मिथाइल ऑरेंज में अम्लीय विलयन मिलाओगे तो लाल हो जाएगा और इसी मिथाइल ऑरेंज में क्षारीय विलयन मिलाओगे तो पीला हो जाएगा। ये फार्मूला है, मेन ये है दोनों में, तो ये आप नोट कर लेना। ठीक है, नोट हो गया ना, ये भी आप नोट कर लो। ठीक है, सारे स्टूडेंट नोट करते रहो, नोट बनाते रहो, मेहनत इतनी खामोशी से करना है ना कि सफलता शोर मचा दे, क्योंकि आपके मम्मी पापा आपके सक्सेस का इंतजार कर रहे हैं और आप सक्सेस होने के जैसा पढ़ रहे हो कि नहीं ये आपको पता है। अपने दिल से पूछो कि आप कैसी पढ़ाई कर रहे हो। आप डॉक्टर बन सकते हो, आईएएस बन सकते हो, आईपीएस बन सकते हो, टॉपर बन सकते हो, बोर्ड टॉपर अब की बार अगर बन सकते हो तो इसका मतलब आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। आपका दिल जरूर जवाब देगा। अगर आप 1 घंटे पढ़े हो तो आपका दिल कहेगा नहीं यार ये सब तो मुश्किल है। अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो कहोगे यार ये सब आसान है, कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, देखो मैं अब आपको बताऊंगा यहां पीएच की परिभाषा। पीएच की परिभाषा मैं आपको इतना अच्छे से फिगर के साथ समझाऊंगा ना, ये आपको फिगर है इतना अच्छे से कि शायद आपको पूरे YouTube पे ऐसा कोई नहीं समझाया होगा। पीएच वैल्यू देखो, पीएच वैल्यू यानी कि पीएच की परिभाषा। सबसे पहले पीएच की परिभाषा समझो, फिर मैंने यहाँ एक स्केल बना रखा है और सबका मैंने वो लिख रखा है कि किसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है। देखो सबसे पहले पीएच जो होता है अम्लों एवं क्षारकों की जलीय विलयन में क्या होता है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने की इकाई है। मतलब जो हमारा अम्ल होता है, क्षार होता है, उसके जलीय विलयन, एक विलयन हटो, विलयन में जैसे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आयन जो है उसकी क्या, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की इकाई है कि उसमें हाइड्रोजन आयन की कितनी सांद्रता है। किसी विलयन के पीएच मान जो होता है उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता में उपयुक्त जो व्युत्क्रम का लघु गुणक होता है। अभी मैं आपको एक फार्मूला इसमें है, एक फार्मूला है जो मैं आपको आगे अभी समझाऊंगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा पीएच वैल्यू समझा देता हूं। ठीक है, ये ध्यान से पढ़ लो। पीएच परिभाषा क्या है कि पीएच जो है अम्ल और क्षारकों में जो हाइड्रोजन आयन है उसको मापना है कि इसमें कितना हाइड्रोजन आयन है, उसको मापने का एक क्या है, एक इकाई है। और किसी विलयन में अगर पीएच उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम, जो हाइड्रोजन आयन सांद्रण का व्युत्क्रम होता है उसका जो लघुगुणक होता है, इधर मैं आपको दिखा देता हूं फिर ये समझाता हूं। यही अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। देखो उसका क्या होता है, व्युत्क्रम का लघुगुणक होता है। देखो सबसे पहले यहां जो होता है, यहां से बैटरी स्टार्ट होता है 0 से। मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगा। कलर ये ले लेते हैं नीला। ठीक है, देखो ये जो होता है बैटरी है, यहां से हमारा स्टार्ट हुआ 0 से। सबसे पहले जो पीएच स्केल होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक जाता है। कितना जाता है, 14 तक। ठीक है, 14 तक जाता है। और मेन पॉइंट मैं आपको बता दूं कि 0 से लेकर 7 तक क्या होता है, अम्ल होता है। इसके बीच में अम्ल होता है। और 7 से लेकर 14 तक क्या होता है, क्षार होता है। और 7 जो होता है वो उदासीन होता है।
उदासीन जैसे हमारा पानी है, इसका कोई स्वाद नहीं होता। अम्ल जो होता है वो सभी को पता है खट्टा होता है। क्षार जो होता है वो कड़वा होता है। कैसा होता है? कड़वा होता है। देखो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये हमारा है एक। अब ये जो आपके, देखो ध्यान से समझना, ये एसिडिक है। देखो ये स्टोमच एसिड, जो आपके पेट में एसिड पाया जाता है ना माय डियर स्टूडेंट, वो सबसे ज्यादा अम्लीय होता है, बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, ये देखो आंत है स्टोमच एसिड, वो 1 से स्टार्ट होता है। 2 पे लेमन है, 2 जो है पीएच वैल्यू वो लेमन का है। देखो ध्यान से, मैंने कितने अच्छे से समझाऊंगा। देखो 2 ये है लेमन, क्या है? लेमन। यहां लिखा हुआ है ना नींबू, तो बहुत ज्यादा खट्टा क्या होता है? नींबू होता है। तो इसकी पीएच वैल्यू बहुत कम है। जितना कम होगा ना उतना ज्यादा खट्टा होगा। जैसे जिसकी पीएच वैल्यू 2 है और किसी का 4 है, तो अगर जिसका 2 है वो बहुत ज्यादा खट्टा होगा। ध्यान रखना, जिसका 4 है वो थोड़ा कम खट्टा होगा। तो अब बताओ, नींबू ज्यादा खट्टा होता है या टमाटर? नींबू ना, तो नींबू की पीएच वैल्यू 2 है, टमाटर की 4 है। ठीक है, फिर कॉफी की 5 है, मिल्क का 6 है, दूध की पीएच वैल्यू 6 होता है। वाटर यानी कि जो हमारा जल है उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, जो कि उदासीन होता है। यहाँ क्या लिखा? नेचुरल होता है, इसमें ना तो प्लस ना तो माइनस, ये उदासीन होता है। फिर आगे जैसे आप जाओगे 8 पीएच वैल्यू किसकी होती है? ब्लड यानी कि खून का। किसका होता है? खून का। कितना अच्छे से मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, कितना मेहनत किया है ना, दिन रात 2 बजे तक मैंने इसको बनाया है, रात के 2 बजे तक। अगर आप उतना पढ़ लो ना तो शायद आप पूरे जिले में टॉप करोगे अपने। ठीक है, आपसे ज्यादा मैं मेहनत कर रहा हूं, और आप लोग ना तो वीडियो को लाइक करते हो ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और 9 जो है वो बेकिंग सोडा, जो बेकिंग सोडा है, पूड़ी जो पूड़ी खाते हो फूलता है ना, कहते हैं ना कि बेकिंग सोडा डाल दो फूल जाएगा, वही है बेकिंग सोडा। 10 जो है वो भी हमारा एक एस्टमस टेबलेट, जो टेबलेट खाते हो ना एस्टमच पेट के लिए, उसकी 10 पीएच वैल्यू होती है। 11 जो है वो एमिनो सॉल्यूशन का होता है। 12 सौंफ, जो आप साबुन यूज करते हो ना, साबुन, वो क्षार होता है, कड़वा होता है। ये सब क्षार है। 7 के इधर क्षार है, ब्लड है, ये क्षारीय है, बेकिंग सोडा, सौंफ, और ये ड्राई क्लीनर जो होता है ये 14 होता है, ये बहुत ज्यादा कड़वा होता है ड्राई क्लीनर। ठीक है, ड्रेन क्लीनर। तो ये आपको पीएच वैल्यू देखो कितने अच्छे से मैंने समझा रखा है। ठीक है, कितने अच्छे से। और ये नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अगर नोट्स चाहिए तो कांटेक्ट कर लेना इस नंबर पे 9918863196 पर। ठीक है, 9918863196 पर आप, ये हमारा मोबाइल नंबर है, कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी पीएच वैल्यू है, पूरा मैंने लिख रखा है कि नींबू का 2 होता है, और ये देखो जो हमारा टमाटर का 4, कॉफी का 5, मिल्क का 6, 7 जो है वो वाटर का 7। ठीक है, तो ये पीएच वैल्यू। अब आगे थोड़ा समझते हैं कि पीएच पैमाना क्या मापता है। पीएच पैमाना, अभी तक हम लोगों ने पीएच वैल्यू देखा। अब ये जो पीएच पैमाना है, मतलब ये जो स्केल है पीएच स्केल, ये क्या मापता है? तो पीएच स्केल क्या मापता है? पीएच पैमाना। देखो पीएच जो है वो अलग है पीएच वैल्यू, और पीएच पैमाना जो स्केल है वो अलग है। ठीक है, तो जो पीएच पैमाना है अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने में प्रयुक्त होता है, कि हाइड्रोजन आयन कितना है, H+ आयन कितना है, चाहे वो अम्ल हो और चाहे वो क्षार हो। और एक बात याद रखना, क्षार में भी हाइड्रोजन आयन होता है, ऐसा नहीं कि OH आयन ही केवल होता है। OH में क्या है? H है ना, जुड़ा है ना, तो इसलिए उसमें भी हाइड्रोजन आयन होता है। इतना ध्यान रखना मेरे दोस्त। अब देखो ये है पीएच स्केल, द पीएच स्केल। अब देखो इसको मैं एक पीएच, मैंने बताया कि ये 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40, यानी कि 0 से 14 तक होता है। ठीक है, अब यहां से देखो, यहां से 0 से और यहां 7 तक ये क्या होता है? एसिड। क्या होता है? एसिड, यानी कि एसिड का मतलब क्या है? अम्ल। इसकी जो होती है अम्ल, जैसे 2 हमने बताया था लेमन यानी कि नींबू का पीएच वैल्यू, तो नींबू का 2 होता है ना, तो ये 2 क्या है? अम्ल है। अब जैसे आपका 7 जो होता है वो नेचुरल होता है, जैसे जल है, ये हमारा क्या है? इसका कोई स्वाद नहीं होता, रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है। फिर यहाँ 7 से और 14 के बीच में ये क्या होता है? ये होता है बेस, यानी कि हमारा क्षार। ठीक है, कास्टिक क्षार। ठीक है, समझ में आ गया? नोट कर लो सारे स्टूडेंट। आगे आ जाओ, थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि किसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है।
देखो मैंने पॉइंट वाला तो बताया नहीं है, मैंने डायरेक्ट जो था वो बताया था कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। पॉइंट में तो था नहीं 0.5 या 7.5 ऐसा तो था नहीं, तो इसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं पॉइंट वाला थोड़ा सा। देखो विलयन, ये विलयन है और पीएच मान है, जो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार आता है भाई सिरका का पीएच वैल्यू कितना होता है, नींबू का पीएच मान, तो नींबू का 2.5 होता है, 2 तक होता है। तो देखो सिरका की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 4 होता है, याद रखना जो 4 होता है वो पीएच वैल्यू 4 होता है सिरका का, कितना होता है 4। अगला नींबू का रस, नींबू की रस की बात की जाए तो 2.5 होता है, ठीक है 2.5। दूध की पीएच वैल्यू 6.5 होता है, क्या होता है 6.5। रक्त जो आपका ब्लड होता है उसकी पीएच वैल्यू 7.4 होता है, कितना होता है 7.4, ठीक है। याद कर लो, बना लो अपने कॉपी में ये वाला डायग्राम। आगे आ जाओ, अब हमारा एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, साइंस का दूसरा चैप्टर का। आपके बोर्ड में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं। बनाने की विधि, सबसे पहला तो व्रंजक चूर्ण है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि ये बोर्ड में 6 नंबर का आता है। एक तो है व्रंजक चूर्ण, ये फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड नंबर पे है बेकिंग सोडा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब और सबको समझाने वाले हैं। फिर तीसरा है हमारा धामन सोडा, ये 3 तो आपको समझना ही है, ये 3 आपका 10 नंबर पक्का कर देगा। एक 6 नंबर का, एक 4 नंबर का आता है बोर्ड में, तो इन तीनों को हम लोग समझेंगे और भी समझेंगे जितने टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे मेरे प्यारे लाडलो व्रंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। सबसे पहले मेरे प्यारे लाडलो हम लोग समझेंगे मेरे रसगुल्लो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्रंजक चूर्ण, और वो भी रापचिक स्टाइल में, जिंदगी भर याद रखने वाला है टॉपिक, ठीक है। देखो सबसे पहले आप इसका समझो कि ये व्रंजक चूर्ण जो है इसका नाम वगैरह क्या होता है। तो देखो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगर आपको इसका नाम याद है तो सूत्र आप ऑटोमेटिक बना दोगे, या फिर अगर आपको सूत्र याद है तो आप नाम ऑटोमेटिक बना दोगे। जैसे देखिए कैल्शियम का सी होता है कैल्शियम, ओ से ऑक्सी, Cl2 से क्लोराइड, ऐसे आप बना लो। सूत्र बनाना आता है कि नहीं आता? अगर नहीं आता नेक्स्ट क्लास ले आऊंगा। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अणुसूत्र यानी कि सूत्र जो होता है CaO Cl2, Ca से कैल्शियम, Ca से क्या होता है कैल्शियम, O से ऑक्सी, Cl2 से क्लोराइड। बहुत आसान है क्या? थोड़ा सा माइंड लगाओ, ठीक है। अणुसूत्र 127 कितना होता है 127, इसका अणुभार अणुभार जो होता है 127 होता है। देखो आपका कैल्शियम का 2 गुना कर लो, यहाँ आपका ऑक्सीजन का 2 गुना और क्लोरीन का 2 गुना। जैसे अणुसूत्र जो परमाणु क्रमांक होता है जैसे क्लोरीन का, उसका 2 गुना करो, तभी आपका अणुभार निकलेगा। तो सबसे पहले आप रासायनिक नाम याद रखना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, अणुसूत्र होता है CaO Cl2, ठीक है, और अणुभार होता है हमारा 127। नोट कर लो इतना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आता है भाई बनाने की विधि। बनाने की विधि, देखो बनाने की विधि बनाते कैसे हैं। अब देखो व्रंजक चूर्ण का निर्माण जो होता है शुष्क बुझे हुए चूना, शुष्क बुझा हुआ चूना, जो हमारा बुझा हुआ चूना होता है CaOH का होल ट्वाइस क्या होता है बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, यही होता है बुझा हुआ चूना। तो जब हम व्रंजक चूर्ण का निर्माण जो है शुष्क बुझे हुए चूने पे क्लोरीन क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, क्लोरीन क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे आप सूखा जो बुझा हुआ चूना है ना, उसको आप लो और उस पर क्लोरीन का रिएक्शन कराओ, ठीक है, घर पे तो कर नहीं पाओगे, क्लोरीन की अभिक्रिया कराओ, बहुत खतरनाक होता है, इतना आसान नहीं होता। तो फिर आपको मिल जाएगा क्या व्रंजक चूर्ण, क्या मिल जाएगा व्रंजक चूर्ण, ठीक है। जैसे देखो ये हमने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना, CaOH का होल ट्वाइस, यही चीज है शुष्क बुझा हुआ चूना, ठीक है, वही है ये। क्या है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहां मैंने Cl2 से रिएक्शन कराया क्लोरीन से, और फिर हमें मिला क्या, डायरेक्टली हमें दे दिया क्या भैया, इधर फेंक दिया, कहा ले जाओ, क्या काम हमें, आप ही जाओ एंजॉय करो, क्या व्रंजक चूर्ण का, ठीक है, और कुछ नहीं मिला।
तो CaOCl2 ये हमें मिल गया भ्रंजक चूर्ण और H2O जल मिल गया। देख लो बैलेंस है, बैलेंस वगैरह, यहाँ Cl2 2 है, यहाँ भी 2 है, OH यहाँ 2 O है 2 H है, हाँ बैलेंस है, बैलेंस है, ठीक है। तो ये हमें मिल गया। सबसे पहले आप भाई लो बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें आप रिएक्शन कराओ क्लोरीन का। अब क्लोरीन भैया जब रिएक्शन करेंगे तो आएंगी कौन, CaOCl2 भाभी हैं, ठीक है। ये कौन है, भ्रंजक चूर्ण भाभी, और उसके साथ लाई है किसको, H2O को, ठीक है, यानी कि अपने भैया को भी लाई है, ठीक है, बच के रहना। तो ये हमारा हो गया। अब अगला हम लोग अभी और है, मतलब इतना आप समझो, पहले बनाने की विधि नोट कर लो सारे स्टूडेंट, नोट कर लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं ससुराल डायरेक्ट, ठीक है, वहां चलते हैं। भौतिक गुण, भौतिक गुण का मतलब जो दिखाई दे। देखो कभी भी देखो आपको ऐसा लगे ना कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता ना, मेरा ये क्लास देख लेना, पक्का आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। और जितने भी ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, लाइफ के लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं, फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं ना, तो बस एक बार आप ये 10 सेकंड की वीडियो देखना, आप कभी नहीं सोचोगे बहुत ज्यादा, ठीक है। देखना मैं आपको बताऊंगा कौन सा। तो ये है भौतिक गुण। भौतिक गुण देखो कि यहां देखो, अब वो 10 सेकंड की बात मैं खुद बताता हूं, 10 सेकंड की बात मैं खुद बताता हूं। देखो आप एक इंसान हो ना, हम भी एक इंसान है, जितना आप मेहनत कर सकते हो करो, ठीक है, जितना आपके अंदर ताकत है उतनी आप मेहनत कर सकते हो ना, उतना करो। फालतू का ओवर थिंकिंग करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बिना मेहनत करे आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप एक इंसान हो, एक दिन मिट्टी में मिल जाओगे, आप लाइफ में एंजॉय नहीं करोगे, कुछ करोगे नहीं, केवल सोचोगे, डिप्रेशन में रहोगे, क्या फायदा है ऐसी लाइफ का। तो आप हंसो, खेलो, एंजॉय करो, पढ़ो भी, कोचिंग भी जाओ, ऑनलाइन भी पढ़ो, ऑफलाइन भी पढ़ो, साथ में आप मौज मस्ती भी करो, खेलो भी, ठीक है। डिप्रेशन में मत रहो, हमेशा निगेटिव थॉट, पॉजिटिव थॉट, कुछ भी हमेशा माइंड में सोचते ही ना रहो, ठीक है। मेहनत करो और आराम से रहो। भौतिक गुण है माय डियर स्टूडेंट, भौतिक गुण है कि जो हमारा भौतिक गुण है वो है यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। ये जो होता है हल्का पीला रंग का चूर्ण होता है। नहीं पता ना, अपनी मम्मी से पूछना, मम्मी से पूछना, मम्मी जो ये डालती हो ना, मतलब व्यंजक चूर्ण, वो कैसा रंग का होता है, बता देंगे, ठीक है। किचन में यूज किया जाता है। फिर यह जल में अल्प विलीय है। जल में जैसे आप इसे जलीय विलयन में डालोगे, जलीय विलयन में ये है जल, इसमें आप डालोगे तो ये अल्प विलीय है, बिल्कुल विलीय नहीं होता, इसमें छोटे छोटे दाने की तरह मतलब रहता है। इसका जलीय विलयन दुधिया होता है, इसका जलीय विलयन दुधिया होता है। इसका जो जलीय विलयन, अगर आप इसको जल में डालोगे, आपने जल में इसे घोला तो इसका जो रंग होगा, ऐसे आपने जल में डाला इसको, तो इसका जो रंग होगा ये दुधिया होगा, दुधिया होगा, ठीक है, दुधिया होगा। भौतिक गुण समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं रासायनिक गुण की ओर। रासायनिक गुण, क्योंकि भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों समझना जरूरी है। ये सब रिएक्शन जो है ना आपके बोर्ड में बहुत बार आता है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना। देखो क्या है कि गर्म जल के साथ क्रिया, जब ये जल के साथ क्रिया करता है, डायरेक्टली आप जल को हो, ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो व्यंजक चूर्ण को जल में विलय कर गर्म करने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। ये रिएक्शन बहुत बार बोर्ड में आया है कि जब हम लोग अभिक्रिया करते हैं व्यंजक चूर्ण का जल के साथ, ठीक है, 1 नंबर में, तो आप यही रिएक्शन लिख देना, जब CaOCl2 को जल के साथ H2O के साथ अभिक्रिया करते हैं तो व्यंजक चूर्ण और जल का अभिक्रिया होता है, गर्म करते हैं तो CaOH का होल्ड जो Cl2 मिलता है। देखो मैं आपको एक रिएक्शन दिखाता हूं, ये वाला CaOH का होल्ड Cl2, उधर CaOCl2 H2O, इसी रिएक्शन को उधर कर दिया गया। देखो CaOCl2 प्लस H2O, और यहां मैंने यहां CaOCl2 प्लस H2O गिव्स आउट CaOH, और यहां क्लोरीन मिल गया, बाहर निकल गया। वही रिएक्शन है, सेम उल्टा है, सेम रिएक्शन है, अगर आप ध्यान से देखोगे। अब देखो अगला हमारा है दूसरा, जब हम लोग इसका तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्लोरीन गैस निकलती है। जब आप व्यंजक चूर्ण का आप अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हो, HCl या किसी भी, H2SO4 भी हमारा अम्ल है,
ठीक है, H2SO4 भी है, CH3COOH भी है, ये सब अम्ल हैं। तो इसकी जब अभिक्रिया करते हो तो क्या निकलता है, Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस बाहर निकलेगा। जैसे यहाँ मैंने CaO Cl2 लिया, ये क्या है, चूर्ण ही है, व्यंजक चूर्ण। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, H2SO4 यानी कि अम्ल के साथ अभिक्रिया किया, अम्ल के साथ मैंने अभिक्रिया किया तो क्या बना, CaSO4 यानी कि हमारा Ca से कैल्शियम, SO4 से सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O जल प्लस Cl2, ये क्लोरीन गैस क्या हुआ, बाहर निकल गया, क्लोरीन गैस बाहर निकल गया, क्लोरीन गैस बाहर निकल गया। अब देखो, जैसे पहला उपयोग समझ लो कि इसका उपयोग क्या है हमारी लाइफ में, व्यंजक चूर्ण का उपयोग क्या है। जैसे आप पानी वगैरह पीते हो तो मैंने कहा ना कि आप पानी को अगर जीवाणु को भगाना है तो इसी का उपयोग किया जाता है। पहले जीवाणु नाशक के रूप में, मतलब जो जीवाणु होता है उनको मारने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जीवाणु नाशक, जीवाणु को बिल्कुल खत्म करने के लिए, क्लोरोफिल बनाने में, क्लोरोफिल जो होता है उसको बनाने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, क्लोरोफिल बनाने में, और पेयजल को जीवाणु रहित करने में, जो पीने वाला जल है उसको जीवाणु रहित करने में इसी का प्रयोग किया जाता है। बहुत ऑब्जेक्टिव आता है, पीने पेयजल को जीवाणु रहित किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा, CaOCl2 के द्वारा। बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पीने वाला जल जीवाणु रहित बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, ऑक्सीकारक के रूप में। देखो, ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये पूरा हमने आपको समझा दिया व्यंजक चूर्ण। अब हम लोग अगला जो समझेंगे वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी कि जो खाने वाला सोडा है, भाई ये तो डायरेक्टली किचन का है, मतलब जो हमारा किचन है, किचन का वही प्रयोग होता है। बेकिंग सोडा ये शायद है मतलब फुलाने वाला, ठीक है, ये है। देखो, हम कभी किचन में जाते नहीं ना तो मुझे याद नहीं रहता, बट वो चीज़ भी भाई, अगर पानी है पीने वाला तो उसको जीवाणु रहित करना है तो उसका व्यंजक चूर्ण का भी किचन में प्रयोग किया ही जाता है। तो ये हमारा बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा। अब देखो, डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ, यहाँ रासायनिक नाम आप समझ लो कि इसका होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। देखो, Na से सोडियम, बाई से H से बाई और CO3 से कार्बोनेट, यही तो फार्मूला है। डायरेक्टली आप फार्मूला बना सकते हो। अणुसूत्र जो होता है NaHCO3, NaHCO3, अणुभार जो होता है वो 84 होता है। देखो, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। Na का जो प्रमाण क्रमांक होता है वो कितना होता है, 11 ना, इसका 2 गुना, लगभग 2 गुना अणुभार होता है, 22। H का 1 होता है तो इसको 2 कर लो, प्लस C कार्बन का 4 होता है तो 8 कर लो, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रमाण क्रमांक कितना होता है, 8 दूनी 16, 16 प्लस 16 प्लस 16, देखो 16 32 48, 48 हो गया ना, 48 और यहां 30 हो गया, 30 2 32, 6 नहीं 0 और 8, ठीक है, लगभग 2 गुना है। ठीक है, लगभग हमारा 2 ही गुना मिलता है जो अणु भार होता है। ठीक है, वैसे 84 आप याद रखना, 84 जो होता है वो याद रखना, ठीक है, 84 याद रखना। अब हम लोग देखते हैं बनाने की विधि। बनाने की विधि, देखो किसी किसी क्या होता है ना कि अणुभार पॉइंट में होता है कि पॉइंट इतना, तो मैंने लगभग बताया कोई भी चीज है उसका अणुभार लगभग 2 गुना होता है। अब पॉइंट याद नहीं रखा जा सकता, ठीक है, इसलिए डायरेक्ट आप 84 याद रखना। अब देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, ठीक है, सूत्र याद रखना, NaSCO3, सोडियम Na से, सोडियम H से, बाई CO3 से कार्बोनेट, ठीक है, का निर्माण जब सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के संतृप्त जलीय विलयन के कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित करने पर होता है। मतलब जो हमारा, अगर मैंने Na2CO3 में क्या करा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस प्रवाहित किया, तब हमें मिलेगा क्या, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। रिएक्शन में आगे समझाता हूं। यहां देखो, Na2CO3 में मैंने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट में क्या किया, CO2 क्या, जलीय विलयन, जलीय विलयन है, ध्यान रखना ये क्या है, ये जलीय विलयन, डायरेक्टली जलीय विलयन याद रखना कि जल भी साथ में रहेगा, ठीक है। तो जलीय विलयन H2O में क्या क्या, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया, तो डायरेक्टली आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा 2NaHCO3, और यही है भैया हमारा क्या, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये चीनी की तरह है, ये भी हमें लगता है अल्पविलीय होगा,
अल्पविलेय भौतिक गुण में देख लो, हाँ अल्पविलेय है, मैंने कहा ना कि अल्पविलेय है, ये भैया बेकिंग सोडा क्या है, अल्पविलेय होगा। तो अब यहाँ से आपको ये पता चला कि व्यंजक चूर्ण भी हमारा अल्पविलेय है और ये भी हमारा अल्पविलेय है। तो ये देखो भौतिक गुण जो दिखाई दे रहा है, अगर आप देखोगे उसको तो डायरेक्टली आपको एक चीज पता चल जाएगा, क्या कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसका रंग कैसा है माय डियर स्टूडेंट, सफेद है ना, देख लो डायरेक्टली कैसा है, सफेद है। तो ये आप देखकर बता सकते हो कि इसका रंग क्या होता है, सफेद होता है। कैसा होता है, सफेद होता है, या जल में अल्पविलीय होता है। ये जो होता है जल में अल्पविलीय, जल में डालोगे तो पूरा विलीय नहीं होगा, अल्पविलीय होगा, ठीक है, पूरा विलीय नहीं होता। और इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। अम्लीय क्यों होता है, क्योंकि NaHCO3 है ना, इसका सूत्र क्या है, NaHCO3 है ना, देख लो, हाँ NaHCO3, तो इसमें क्या है, H+ आयन है, हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ा है H+ आयन, तो इसलिए क्या होगा, इसका जलीय विलयन अम्लीय होगा, ठीक है। तीनों नोट कर लो कि सोडियम बाइकार्बोनेट सफेद रंग का होता है या जल में अल्पविलीय होता है, और इसका जो होता है जलीय विलयन अम्लीय होता है, बस। अब आते हैं रासायनिक गुण की ओर, और रासायनिक गुण समझना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना भौतिक गुण, क्योंकि इसमें जो अभिक्रिया है ना, मतलब समीकरण है जो आप देखते हो, ये समीकरण या फिर अभिक्रिया जो है, ये आपके बोर्ड में बहुत ज्यादा आती है। कभी कभी केमिस्ट्री का 6 का 6वां नंबर आ जाता है अभिक्रिया, एक नंबर का, इसलिए मैं आपको बहुत सारी अभिक्रिया समझा रहा हूं। जल अपघटन, जब आप जल के साथ अभिक्रिया कराते हो तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जल अपघटन होने पर क्षारीय विलयन का निर्माण होता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट का आप जल के साथ अभिक्रिया कराते हो तो क्षारीय विलयन मिलता है। क्या मिलता है, क्षारीय विलयन। जैसे NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 में मैंने क्या किया, मैंने H2O यानी कि जल को प्रवाहित किया, ये डबल हैंडेड रिएक्शन है, फिर मुझे NaOH मिल गया। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, यही तो क्षार मिला, प्लस H2CO3 यानी कि कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिल अम्ल, कार्बोनिल अम्ल का फॉर्मूला याद रखना H2CO3 है, ठीक है, H2CO3 है, ठीक है। तो ये हो गया कार्बोनिल अम्ल। तो ये आप नोट कर लो, जब आप जल अपघटन कराते हो, जल के साथ आप विक्रिया कराते हो, किसका, बेकिंग सोडा का, तो हमें मिलता है अम्ल भी मिलता है, क्षार भी मिलता है, ठीक है। आगे आ जाओ, अम्ल से अभिक्रिया। अब इसका अम्ल के साथ अभिक्रिया कराऊं, यह अम्लों के साथ क्रिया के द्वारा लवण, पहले तो लवण बनाएगा, क्या बनाएगा, लवण बनाएगा, तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। जब हमारा बेकिंग सोडा जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालेगा और यहां लवण का निर्माण करेगा, लवण बनाएगा। जैसे एग्जाम्पल समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो जैसे मैंने लिया व्हाइट कलर ले लिया, दिख ही नहीं रहा, देखो 2NaHCO3, ये हमारा हो गया, 2 मॉलिक्यूल्स में ले लिया है, किसका, हमने लिया है बेकिंग सोडा का, और H2SO4 यानी कि अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। तो हमें Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट मिला, H2O और CO2, तो हमें क्या मिला, यहाँ सोडियम सल्फेट जो है वो एक लवण है, क्या है, लवण है, प्लस जल मिला और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकला, ये क्या है, बाहर निकल रहा है, बस हो गया। अब आ जाओ हम लोग समझते हैं उपयोग, आखिर इसका उपयोग क्या है हमारे जीवन में। तो पहले तो हम प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। प्रयोगशाला जो होता है, जैसे आप एक्सपेरिमेंट करते हो ना प्रयोगशाला में, स्कूल वगैरह या लाइव कहीं भी एक्सपेरिमेंट करते हो, वहां इसका प्रयोग किया जाता है। अमाशय की अम्लता को दूर करने में आपका जो पेट है, अगर उसमें अम्लीयता हो जाती है ना, तो उसको दो, जैसे आता है डकार आता है, अपच आता है, तो उसमें हम इस इनो में ये होता है, इनो में, तो इसका प्रयोग करते हैं, चर्म रोगों के निदान में करते हैं, और किचन में भी इसका प्रयोग करते हैं, खाना वगैरह बनाने में। तो ये पूरा हमने आपको समझा दिया कि बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, हर एक चीज मैंने आपको समझा दिया है। स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। अब हमारा है धामन सोडा, ठीक है। धामन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा, जो आप लोग धोने के लिए यूज करते हो, ये जो कपड़ा वगैरह है साफ सुथरा बिल्कुल स्टाइल दिखाने के लिए यूज करते हो ना, वही है ये वॉशिंग सोडा यानी कि धामन सोडा। ये धामन कर लेना, ठीक है, धामन सोडा। रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और यहां अणुसूत्र है Na2CO3 10H2O। 10H2 है, पानी बहुत ज्यादा, 10 मॉलिक्यूल, क्योंकि कपड़े धोने में पानी का यूज सबसे ज्यादा होता है, इसलिए यहां पानी का 10 मॉलिक्यूल्स हो गया Na2CO3 10H2O। अणुभार जो होता है 286। बनाने की विधि देख लो, सोडियम कार्बोनेट को पुनः
क्रिस्टलिक धोने पर का सोडा प्राप्त होता है। मतलब जो सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, उसको पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने वाला सोडा प्राप्त होता है। यानी कि जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 को आप 10H2O के साथ अभिक्रिया कराओगे तो Na2CO3 10H2O मिल जाएगा, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट को आप पुनः जब आप क्रिस्टलीकरण करोगे तो हमें धामन सोडा मिलेगा। समझ में आ गया? भौतिक गुण देख लो, भौतिक गुण, सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। भाई आप निरमा वगैरह देखते हो, वॉशिंग पाउडर, वो सब सफेद रंग का होता है। किस रंग का होता है? सफेद रंग का होता है। साथ में यह जल में विलीय होने के बाद पर्याप्त ऊष्मा उत्सर्जित करती है। तो ये जल में विलीय होता है। अगर आप कहीं हाथ वगैरह कटा हो ना और फिर आप डालो निरमे में ना, तो ये क्या होता है? जलन होता है, क्योंकि उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो जब आप इसको जल में डाल दो और ये विलीय हो जाए ना, तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। रासायनिक गुण देखो भाई, रासायनिक गुण भी समझ लेते हैं। VaCl2 के साथ क्रिया, जब ये VaCl2 के साथ क्रिया करता है तो VaCO3 में बदल जाता है। देखो VaCl2 प्लस Na2CO3, इन्होंने अभिक्रिया किया, VaCO3 बन गया, 2NaCl बन गया। तो BaCO3 में चेंज हो गया, प्लस हमें NaCl लवण भी मिल गया। तो ये पहला रासायनिक गुण जब मैंने किससे अभिक्रिया कराया? BaCl2 के साथ अभिक्रिया कराया। सेकेंड आ जाओ, उपयोग अब डायरेक्टली आ जाते हैं। ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेकिंग सोडा और व्यंजक चूर्ण, ठीक है। तो पहला प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, जब प्रयोगशाला में हम लोग रिएक्शन वगैरह करते हैं, प्रयोगशाला में कोई भी चीज करते हो तो उसका उपयोग किया जाता है आग बुझाने में। जो आप देखते हो आग बुझाने में लाल कलर का टंकी रखा होता है, पेट्रोल टंकी या कहीं पर भी, वो इसी चीज का होता है, आग बुझाने के लिए। कहीं आग लग जाए तो उसको मारोगे, बुझ जाएगा। जल का कठोरता दूर करने में, अगर जल कठोर है तो उसकी कठोरता को दूर करने में भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। कपड़ों को धोने में और कपड़े धोने में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ये उपयोग आप लोग नोट कर लो, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, आग बुझाने के रूप में, जल की कठोरता दूर करने में और कपड़े धोने में, ठीक है। हमारा आता लास्ट नंबर टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। फिर इसके बाद ये पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखो रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अणुसूत्र है CaSO4 हाफ H2O। क्या होता है? CaSO4 × हाफ H2O, ये होता है हमारा सूत्र, ठीक है, अणुसूत्र। और अणुभार होता है 136। कितना होता है? 136। बनाने की विधि, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर गर्म करने पर निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। मतलब जिप्सम जो होता है उसको आप 120 डिग्री सेल्सियस पे क्या करो? गर्म किया जाता है, तो निर्जलीकरण करने पर हमें ये बनता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O होता है। अगर 2H2O हो तो वो जिप्सम है, 120 डिग्री सेल्सियस पे आपने गर्म किया तो CaSO4 × हाफ H2O बन गया, तो वो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इधर 1/2 H2O बाहर निकल गया। कितना? आधा इधर निकल गया, आधा इधर निकल गया। तो इधर आप कितना करोगे? 1/2 नहीं, या 3/2, 3/2, क्योंकि इधर हमारा हाफ वाटर है, इधर आप 3/2 करोगे तो 4/2, यानी कि आपका 2 हो जाएगा। 3/2 हमारा H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये देख लो भाई, जिप्सम में आपने 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया और हमारा ये क्या बन गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 हाफ H2O, और हमारा पानी बाहर निकल गया। अब देखो यहां भौतिक गुण, यह सफेद रंग का चूर्ण होता है। ये किस रंग का होता है? सफेद रंग का होता है, ठीक है, सफेद रंग का होता है। जैसे प्लास्टर आप देखिए, प्लास्टर हाथ टूट जाता है तो यहाँ प्लास्टर बांधा जाता है, देखा है ना, वही है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत मजबूत होता है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जल में अविलीय है, मतलब जल में विलीय नहीं है, अविलीय है, ठीक है। अब देखो यहाँ रासायनिक गुण देख लो भाई, रासायनिक गुण कि जल के साथ क्रिया, जब इसका जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो जिप्सम बन जाता है, सभी को पता है। CaSO4 × हाफ H2O और 3/2 H2O का रिएक्शन कराओगे तो ये CaSO4 × 2H2O बन जाएगा। सेम रिएक्शन है ये पीछे वाला, ये रिएक्शन को उल्टा कर दिया गया। देखो यहाँ उल्टा कर दिया गया ना, ये वाला चीज इधर लिख दिया गया है, ठीक है, उल्टा है ना, देख लो सेम रिएक्शन है, उसको याद क्या करना, सेम है। समझ में आ गया ना। और यही हमारा लास्ट टॉपिक भी है। उपयोग देख लो, उपयोग लास्ट है ये, इसके बाहर ना तो आपके बोर्ड में कभी आया है ना आएगा, ये तुम्हारे सरवन सर का वादा है। इतना पढ़ लिया, चैप्टर नंबर 2 बिल्कुल खत्म, ठीक है। शल्य चिकित्सा के रूप में हम प्रयोग करते हैं। शल्य चिकित्सा जो चिकित्सा होता है ना, डॉक्टर वगैरह इसका प्रयोग करते हैं। तो शल्य चिकित्सा में प्लास्टर बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सांचे व मॉडल बनाने में साचा,
जैसे किसी मूर्ति वगैरह या किसी चीज का सांचा बना लिया जाता है ना, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। मूर्ति व खिलौना बनाने में, मूर्ति या खिलौना बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुत मजबूत होता है। प्लास्टर बनता है, देखो किसी के सर पे मार दो ना, सिर फुट जाएगा लेकिन वो नहीं फूटता, वो नहीं टूटता। इसे अग्निरोधक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, अग्निरोधक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बनाने की विधि में बेकिंग सोडा, धामन सोडा, व्यंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस 4 चीजें बताई हैं, और इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेकिंग सोडा और व्यंजक चूर्ण। तो ये है हमारा आज का वन शॉर्ट क्लास, मतलब जो हमारा वन शॉर्ट क्लास है, मतलब क्लास 10 जो हमारा जो साइंस है इसका वन शॉर्ट क्लास है ये, ठीक है। अब जितने भी स्टूडेंट ये देखे हैं ना लास्ट तक, तो सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए, नोट्स और क्लास पूरा बैच चाहिए, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना 9918863196 पर, 9918863196 पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, ठीक है। आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, हर एक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो देख सके। चलो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। चैप्टर नंबर 3 बहुत जल्द आने वाला है, कमेंट करते रहना चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3। अगर 100 कमेंट आ जाता है मैं बहुत जल्द लाऊंगा। तो चलो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।